अपन ने कल विभिन्न प्रकार के नेशनल पार्क के बारे में पढ़ा। आज अपन नेशनल सेंचुरीज के बारे में पढ़ेंगे। अपने जो अभ्यारण्य जितने बने हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे वन संरक्षण के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। उसमें राष्ट्रीय पार्क अब दूसरे नंबर पर अपना आता है अभ्यारण्य। राष्ट्रीय पार्क से कुछ न्यूनतम लेवल के सरकार ने अभ्यारण्य बनाए हैं। अभ्यारण्य क्या होते हैं? अभ्यारण्य में ऐसा प्राकृतिक क्षेत्र है जहाँ पर वही शिकार के लिए पूर्ण प्रतिबंध है और लेकिन इसमें ये था, उसमें ये था कि शिकार पे तो पूर्ण प्रतिबंध था ये, और नए दूसरे किसी व्यक्ति को उसमें प्रवेश करके अपने कुछ क्रियात्मक क्रियाकलाप की अनुमति भी नहीं जाती थी और ये केंद्र सरकार के नियंत्रण में होते थे। ये उससे थोड़ा कम लेवल है। प्राकृतिक क्षेत्र जहाँ जानवरों के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध है और निजी संस्था को रचनात्मक क्रियाकलाप के लिए अनुमति दी जा सकती है, लेकिन राष्ट्रीय पार्क में ऐसे निजी संस्था को रचनात्मक क्रियाकलाप के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती थी। इसमें निजी संस्था को रचनात्मक क्रियाकलाप के लिए अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा इसमें सरकार, निजीकरण या व्यक्ति किसी के भी नियंत्रण, कोई भी इसको अपॉइंट ले सकता है, लेकिन इसमें नियंत्रण लास्ट में सरकार का ही रहता है। अपने जैसे भारत में अपन देखेंगे तो भारत में कितने अभ्यारण्य हैं? तो नागार्जुन सागर अभ्यारण्य जो है वो आंध्र प्रदेश में, आज भारत में अभी बताया आपने, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, हजारीबाग बिहार में, नाग सरोवर प्राणी विहार गुजरात में, मनाली अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में और केदारनाथ प्राणी विहार उत्तरांचल में है। अब आपके प्रश्न आता है कि ये वाला मनाली अभ्यारण्य कहाँ पे है? बच्चों को याद नहीं रहता, इसके लिए आपके लिए शॉर्ट ट्रिक है। जैसे आप इसको याद कर सकते हैं, हाथ में नाग अंधा मतलब नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, हजारीबाग बिहार में तो बिहार हाजिर है, नाग सरोवर गुजरात में यानी गुजरात नाल में, मनाली अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में मनी हिमाचल और केदारनाथ प्राणी विहार उत्तरांचल में केदार उत्तराचल। तो इस प्रकार से आप इनको शॉर्ट ट्रिक बना के याद कर सकते हैं ताकि आपको इनकी स्टेट पता चल जाए कि ये प्राणी विहार कहाँ पे है और प्रश्न आपके इस टाइप के आएंगे। अब अपन देखेंगे राजस्थान के अभ्यारण्य। राजस्थान के तो जैसे आप जान जाते हैं कि तालछापर चूरू में, और यहाँ पे पूछ लेते हैं कि ये कौन से वन्य जीव के लिए फेमस है? तो काले हिरण के लिए फेमस है, सरिस्का अलवर में, यह भी हिरण और घोड़ावड़ के लिए फेमस है, दर्रा कोटा में ये बगेरे के लिए फेमस है, कैला देवी करौली में रीछ के लिए फेमस है, नारगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में है, इसमें तेंदुए और सियार पाए जाते हैं, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है, उड़न बिहारी के लिए फेमस है और जवाहर सागर कोटा में है जहाँ पे घड़ियाल है। इस प्रकार प्रमुख वन्य जीव है हर अभ्यारण्य के। राजस्थान में 7 वन्य जीव अभ्यारण्य आपको याद रखने हैं। तालछापर चूरू में, सरिस्का अलवर में, दर्रा कोटा में, कैला देवी करौली में, नाहरगढ़ जयपुर में, सीता माता प्रतापगढ़ में और जवाहर सागर कोटा में। इनके प्रमुख वन्य जीव भी आपको ध्यान में रखने हैं। अपना ये हो गया। अब इसके अलावा थर्ड चीज अपनी आती है बायोस्फीयर रिजर्व, जैसे नेशनल पार्क, सेंचुरीज, और थर्ड नंबर पे अपना आता है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे प्राकृतिक क्षेत्र हैं जो वैज्ञानिक अध्ययन के लिए, ऐसे प्राकृतिक क्षेत्र हैं जो वैज्ञानिक अध्ययन से साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं तो वैज्ञानिक अध्ययन के लिए वो शांत क्षेत्र घोषित किए गए हैं। ऐसे क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व कहलाते हैं। डेफिनेशन आपको याद रखनी है। प्रश्न आता है कई बार बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? तो वे प्राकृतिक क्षेत्र या वे शांत क्षेत्र जो किसी वैज्ञानिक प्राकृतिक क्षेत्र जो वैज्ञानिक अध्ययन के लिए शांत क्षेत्र घोषित किए गए हैं बायोस्फीयर रिजर्व कहलाते हैं। विश्व में 669 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें भारत में 18 है। राजस्थान में केवल एक बायोस्फीयर रिजर्व है, आपको पता है, थार का रेगिस्तान। वैसे नारगढ़ सेंचुरीज को भी अभी बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है, लेकिन अभी उसको पूर्णतः शामिल नहीं किया गया है। तो अंडमान सबसे पहला भारत में जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना था वो 1986 में बना था, जो नीलगिरी, क्या नाम है इसका? नीलगिरी। भारत का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में बना, जिसका नाम है नीलगिरी, और ये कर्नाटक व केरला 2 स्टेट में आता है। ठीक है। अंडमान निकोबार, ग्रेट निकोबार में, असम काजीरंगा मानस में, उत्तर प्रदेश में नंदा देवी, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, मध्य प्रदेश में कान्हा और राजस्थान में थार का रेगिस्तान प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व है। ध्यान रखना, अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार, असम में काजीरंगा मानस, उत्तर प्रदेश में नंदा देवी, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, मध्य प्रदेश में कान्हा और राजस्थान में थार का रेगिस्तान। ये प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व आपको ध्यान में रखने हैं। अब अपना वन्य जीव संरक्षण पूरा हो गया। इसके बाद अपना आता है जल संरक्षण और प्रबंधन। आपको पता है कि जल की अति दोहन, जल की निरंतर कमी और प्रदूषण, इनकी सबकी वजह से हमारे जल की समस्या पैदा होती जा रही है। और आपको पता है जल है तो जीवन है, जल के बिना जीवन भी संभव नहीं है। इसके जल संरक्षण का अब अपन ने जैसे वन्य जीवों का संरक्षण और प्रबंधन किया, मैनेजमेंट किया, वैसे ही
जल का संरक्षण करना और जल का मैनेजमेंट करना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको जल की उपलब्धता बनाए रखनी है, दूसरा जल को प्रदूषित होने से बचाना है, 30 नंबर पे आप कर सकते हैं कि प्रदूषित जल है उसको वापस किस तरीके से मैनेज किया जाए, शुद्ध किया जाए कि वो हमारे खेती में काम आ जाए, पीने में काम आ जाए। तो इस प्रकार हम जल का क्या कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे अपन जल के बचाव के लिए क्या क्या उपाय किए जाए, तो अपन अपने मन से भी लिख सकते हैं सारी बातें कि जहाँ पे भी अनावश्यक जल बह रहा है तो उसको बंद कर दिया जाए। इसके अलावा जो प्रदूषित जो कारखानों से निकलने वाला कचरा है वो सीधा महासागरों में इनमें विस्थापित कर दिया जाता है, तो उसको रोका जाए। इस प्रकार आप जल संरक्षण को या जल को प्रदूषण से बचाने के लिए उपाय अपने मन से भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक नई चीज आ गई है जल संभर। जल संभर क्या होता है, एक ऐसा प्राकृतिक क्षेत्र है जिसका जल एक बिंदु की ओर प्रभावित होता है। जल संभर एक तरीका है जिसमें अपन एक ऐसा प्राकृतिक क्षेत्र बनाते हैं, एक तरीके से आप उसको बोल सकते हैं कि बेसिन नहीं होते हर नदी के किनारे पर, तो बेसिन तो ऐसा प्राकृतिक क्षेत्र जिसमें जल एक इस निश्चित बिंदु की ओर प्रभावित होता है, वो बेसिन कहलाता है। जल संरक्षण की ही पद्धति है ये। जैसे कि मान लो जल को भूमिगत जल को उसकी बढ़ोतरी करने का उपाय, तो उसके लिए अपन नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग जैसे गवर्नमेंट ने किया कि 300 मीटर का जो भी मकान या किसी का होता है तो उसको अंदर उसको वाटर हार्वेस्टिंग पार्क बनाना जरूरी है। तो इस प्रकार जल के संरक्षण के उपाय आप अपने मन से भी कर सकते हैं। जल संरक्षण और प्रबंधन करना ये क्यों जरूरी है, क्योंकि जल ही तो जीवन है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल संभरण के लिए अब अलग अलग पद्धतियां हैं अपने राजस्थान में, उनका अपन कल विस्तार से चर्चा करेंगे कि राजस्थान में जल संग्रहण की जो पद्धतियां अपनाई जाती है, खड़िन, ताल आदि, तो उनको किस नाम से कहा जाता है और उनका लेवल क्या है, ये हम कल की क्लास में देखेंगे।